2009 में इंडिया को एक फ्रॉड ने दहला के रख दिया। सालों तक नकली प्रॉफिट्स बताए गए, जो कैश बैलेंसेस कंपनी में दिखाए गए थे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। $3 मिलियन की सैलरी फेक लोगों को बांट दी एंड रचा गया हिंदुस्तान के कॉरपोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड। मैं बात करने जा रहा हूं द सत्यम स्कैम की, जिसका वॉल्यूम क्लोज टू 14,000 करोड़ था उस टाइम पर। आप मुझे अगर अगले 20-25 मिनट देंगे तो मैं आपको सत्यम स्कैम बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा। हम देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे स्टोरी ऑफ सत्यम स्कैम, कि सत्यम स्कैम की क्या स्टोरी है। फिर हम समझेंगे कि ये जो फाइनेंशियल हेरा फेरी हुई है ना, ये फाइनेंशियल हेरा फेरी क्या हुई। आराम से समझना, जिसको जल्दी है आप प्लीज चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनको समझने में हमें है ना कुछ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को समझना पड़ेगा, वो हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है। फिर हम समझेंगे कि रामलिंगम राजू एज अ माइंडसेट कैसा व्यक्ति है, क्या चीज थी वो। ठीक है, कि जिससे उनको फ्रॉड एग्जीक्यूट करने में वो मोटिवेशन मिला। क्या लूप होल्स थे जो यार बचे के बचे रह गए, अगर ये क्लोज होते ना। ऑडिट में, गवर्नेंस में ऐसी क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से फ्रॉड इतने सालों तक चल गया। इसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए एंड हम इससे क्या लेसन सीख सकते हैं। एज अ फाइनेंस स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। सबसे पहले हम स्टोरी पे जाते हैं और स्टोरी को थोड़ा गढ़ते हैं। आप आराम से चिलैक्स होके बैठो, ये चीज अब आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए फिट होने वाली है। साल था 1987। बाय राजू रामलिंगम राजू, ये उनका पूरा नाम है। बाय राजू रामलिंगम राजू ने 1987 में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज स्टार्ट करा। आप अगर उनका बैकग्राउंड देखोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो एक रूरल आंध्र प्रदेश से आते हैं, है ना। एंड उन्होंने एमबीए यूएस से करा, कुछ बिजनेसेस करे जो बहुत बुरी तरीके से फेल हो गए। उसके बाद कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट में आजमाया हाथ और वहां सक्सेस मिली हैदराबाद में। और उसके बाद आईटी कंपनी शुरू करी। आप टाइमिंग देखो, 1987 में इन्होंने आईटी कंपनी शुरू करी, ये हमारा स्टार्ट हुआ। एंड 1990s में डॉट कॉम बबल, डॉट कॉम आईटी बूम आया। एक प्रॉब्लम आई 1990s में, जो आईटी बूम आया वो जब आगे बढ़ा तो लोगों को एक प्रॉब्लम समझ में आई। लोगों को लगा 1999 वाला साल जब खत्म होके 2000 वाले ईयर आएगा ना, तो कंप्यूटर सिस्टम ग्लोबली क्रैश कर जाएंगे। Y2 के एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसने आईटी में बूम इंडिया में लेके आया। Y2 के प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारी आउटसोर्सिंग का काम इंडिया को मिलने लगा। एंड सत्यम ने इस मौके का भरपूर फायदा उठाया। उन्होंने बड़े बड़े क्लाइंट्स जोड़े। ठीक है, सर्विसेज अपनी डाइवर्सिफाई करी। पहले वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे काम करते थे, अब वो इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, डिजाइनिंग तक सब कुछ करने लगे। मिड 2000 तक आते आते सत्यम इंडिया की फोर्थ लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन गया विथ 1,50,000 एम्प्लॉयज। आप सोचो क्या स्केल पे काम चल रहा होगा सत्यम का। 1.5 लाख लोग। ठीक है, 185 फॉर्च्यून 500 कंपनीज उनके क्लाइंट्स थे। आप सोचो ना, एक इंडियन कंपनी ने ग्लोबल लेवल पर कितना बड़ा काम कर दिया था। राइट। सत्यम का स्टॉक भी कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, इन्वेस्टर्स खुश थे। आप सुनोगे तो हंस दोगे। 2008 में तो यहां तक सत्यम को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था ब्रो। गोल्डन पीकॉक अवार्ड का क्या मतलब है पता है? ये मिलता है बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिस के लिए। अब ये आयरनी तो है और क्या, कि जिसे गवर्नेंस प्रैक्टिस का हाईएस्ट अवार्ड मिला, उसी के अंदर इतना बड़ा गवर्नेंस फेलियर छुपा था। वो बोलते ना, अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा। इसका मतलब यही है कि जो नगरी अंधेरी है और जिसका राजा अपनी आंख बंद करके बैठा है, वहां पर जो जनता है वो लूट मार तो मचाएगी। बाहर से ऐसा दिख रहा था कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर रामलिंगम राजू और उनके कुछ क्लोज लोगों ने एक वेब ऑफ फ्रॉड बुन रखा था। उन्होंने डिसाइड किया कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में मेकअप लगाएंगे। मेकअप छोड़ो, पूरा का पूरा चेहरा उन्होंने बदल दिया। एंड 1990s के एंड तक आते आते, 1990s से स्टार्ट होके जब ये डॉट कॉम बबल फटा और बाकी सारी आईटी कंपनीज ने, उनका भी धंधा कम हुआ आईटी कंपनीज का, तो उन्होंने अपने अपने ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस नीचे करे,
है ना। रामलिंगम राजू ने ऐसा नहीं करा। शुरुआत में एक छोटा सा झूठ बोला होगा, जैसे कि एक क्वार्टर में प्रॉफिट थोड़े बड़े बढ़ा के दिखा दिए, फिर अगले क्वार्टर में झूठ को छुपाने के लिए और ऊपर दिखाने के लिए एक और झूठ ऐड किया। ठीक है, प्लीज। ऐसा बोलते हैं कि एक बार एक बहुत बड़े सीनियर स्कैमस्टर्स ने बोला था कि फ्रॉड इज लाइक पोटैटो चिप्स, यू जस्ट कांट हैव वन। है ना, आप एक नहीं खा सकते, आपको दोबारा दूसरी खानी पड़ती है। यहां भी एग्जैक्टली यही हुआ। एक माइनर फ्रॉड को छुपाने के लिए दूसरा माइनर फ्रॉड। ठीक है, ऐसा करते करते एक्चुअल प्रॉफिट और दिखाए गए प्रॉफिट्स के बीच में ओवर द टाइम गैप बहुत बढ़ गया। कंपनी ने फिक्टिशियस नकली क्लाइंट्स, प्रोजेक्ट्स, इनवॉइसेस तक क्रिएट कर दिए अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को इन्फ्लेट करने के लिए। ठीक है, सत्यम जो प्रॉफिट दिखा रहा था ना, वो कभी हुए ही नहीं थे। रेवेन्यू जो कभी आए ही नहीं थे, कैश जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये पूरे के पूरे फ्रॉड का अगर मैं बोलता हूं तो इसके है ना तीन मेजर रीजंस रहे, रादर दो मेजर रीजंस रहे। नंबर वन, एक शेयर प्राइस को इन्फ्लेट करना ताकि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे, नए नए इन्वेस्टर्स आए, कंपनी की वैल्यू बढ़ते रहे, है ना, तो मेरी भी वेल्थ बढ़ेगी। एंड दूसरा, खुद का पैसा बनाना। खुद का पैसा बनाना मतलब रामलिंगम राजू का खुद का पैसा बनाने का भी प्लान था। वो अपने शेयर्स हाई प्राइस में बेच रहा था, बैकग्राउंड में हो ही रहा था ये। ठीक है, और उस पैसे से फैमिली के रियल एस्टेट वेंचर्स मेहतास, ये है सत्यम, इसका बिल्कुल मिरर इमेज है मेहतास। मेहतास रियल एस्टेट हैदराबाद बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी थी। तो हो क्या रहा था, अकाउंटिंग मैनिपुलेशन कर रहे हैं, शेयर के प्राइजेस बढ़ा रहे हैं, खुद का भी पैसा बन रहा है, बेच रहे हैं, और वो पूरा का पूरा पैसा रियल एस्टेट में ठुसाए जा रहे हैं, ठुसाए जा रहे हैं, ठुसाए जा रहे हैं। समझना, 2001 में रामलिंगम राजू की फैमिली होल्डिंग 25% थी, जो 2008 तक आते आते लेस देन 5% रह गई। मतलब प्रमोटर अपने ही कंपनी के शेयर्स धीरे 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 निकाल रहा था। मार्केट में किसी को खबर तक नहीं हुई, क्योंकि हर आदमी का ध्यान तो सिर्फ प्रॉफिट और शेयर्स की तरफ जाता था कि यार क्या रेवेन्यू है, क्या टॉप लाइन है, क्या बॉटम लाइन है। रामलिंगम राजू और उसकी टीम ने बहुत ही प्लानिंग के साथ अकाउंट्स मैनिपुलेट करे, जिससे ये फ्रॉड है ना 5-6 साल तक तो कोई पकड़ ही नहीं पाया। बाहर से तो सब कुछ नॉर्मल लगता था ना, हर क्वार्टर अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, ग्रोथ नंबर्स एकदम टॉप है, कैश रिजर्व्स बढ़ता हुआ दिख रहा है, कंपनी एनालिस्ट को इंप्रेस कर रही है, क्योंकि सत्यम उस समय तक आईटी सेक्टर का ब्लू आइड बॉय बन गया था। लोगों ने जरा सा भी शक नहीं करा। समझना, बट जो लोग ध्यान से देखते हैं उन्हें कुछ रेड फ्लैग्स तो दिख रहे थे, जैसे कि सत्यम का प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ज्यादा हाई था। ठीक है, लेकिन एक बहुत ऑड चीज थी कि उसकी जो इंप्लॉय एफिशिएंसी थी ना, वो उनके पीयर्स के मुकाबले बहुत लो थी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2008 की अपन बात कर रहे हैं, तो सत्यम की जो सेल्स पर इंप्लॉय था, कि कितना रेवेन्यू आप पर इंप्लॉय बनाते हो, वो था $28,000। जबकि टीसीएस, विप्रो जैसी और इंफोसिस जैसी कंपनीज के केस के अंदर ये $40,000 to $50,000 पर इंप्लॉय था। सत्यम का प्रॉफिट मार्जिन 25-30% और रिटर्न ऑन इक्विटी 38-40% तक पहुंच गया, जो पीयर से बहुत ज्यादा। ये कैसे पॉसिबल था, आप समझ रहे हो, प्रोडक्टिविटी इतनी कम होने के बावजूद भी प्रॉफिट्स इतने अच्छे चल रहे हैं। डेफिनेटली समथिंग वाज फिशी। एक और रेड फ्लैग था, सत्यम के अकाउंट में कैश बहुत ज्यादा दिख रहा था और डेट बहुत कम। सत्यम के पास कैश का भंडार भरा पड़ा था, जो रिपोर्टेड बैलेंस शीट थी उसके हिसाब से। एंड तब जब रिसेशन 2008 में कैश क्रंच आया ऑलमोस्ट सभी कंपनी को, तो थियोरेटिकली तो सत्यम को सरवाइव कर जाना चाहिए था, है ना, क्योंकि बैंक में तो इतना कैश पड़ा हुआ है, बैलेंस शीट में तो इतना कैश पड़ा हुआ है, बट इंटरनली एक्चुअल कैश तो था ही नहीं ना, सब कुछ तो फेक ही था। समझ रहे हो, तो ऑडिटर अगर ऑनेस्टली हर साल बैंक बैलेंस भी वेरीफाई करता ना, तो भी वो पकड़ लेता
कि यार ये जो कैश और बैंक के बैलेंस है नंबर फेक है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। प्राइस वाटर हाउस कूपर्स जो सत्यम के एक्सटर्नल ऑडिटर्स थे वो एकदम ही बोलते ना जिसको ढीले निकले, उन्होंने मैनेजमेंट द्वारा दिए गए फॉल्स डॉक्यूमेंट पर भरोसा कर लिया। एक ऑडिटर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन में गड़बड़ खा गए। एंड इस पॉइंट से हम आगे और डिस्कस करेंगे, ऑडिटिंग लूप होल के अंदर इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि ऑडिटर और बोर्ड ने आंखें बंद कर रखी थी ताकि रामलिंगम राजू अपना नाटक बिल्कुल आराम से चला सके। ठीक है। फिर भाई आया दिसंबर 2008। समझना आप, दिसंबर 2008 में राजू ने एक बहुत ही क्वेश्चनेबल डिसीजन लिया। राजू के पास, सत्यम के पास फेक कैश बैलेंस दिखाया हुआ था। मतलब एक्चुअल में सत्यम की बैलेंस शीट जो आई थी उसमें ऐसा था कि 5,000 करोड़ रुपए सत्यम के पास कैश रखा है ना, जबकि एक्चुअल में नहीं था। रामलिंगम राजू ने बोला कि हम सत्यम का ये 5,000 करोड़ रुपए का कैश यूज करते हैं और अपने ही बेटे की मैतास करके एक कंपनी है, रियल एस्टेट कंपनी है, उसके पास काफी सारे लैंड है। वो लैंड क्लोज टू 1.6 बिलियन डॉलर्स का है। तो हम है ना इसको 5,000 करोड़ रुपए कैश पे करते हैं और इससे 1.6 बिलियन डॉलर की वो लैंड खरीद लेते हैं। समझना, जैसे ही ये न्यूज बाहर आई लोगों के कान खड़े हो गए कि यार ये आईटी कंपनी को अचानक से रियल एस्टेट बिजनेस खरीदने की क्यों सूझ रही है, वो भी अपने बेटे का। सबको डाउट हुआ कि कुछ गड़बड़ है। कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ने भी धमकी दे दी है ना कि आप ये डील रोक दो वरना हम रेजिग्नेशन दे देंगे एक साथ, क्योंकि एक क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। और यहीं से राजू पर प्रेशर बढ़ता चला गया। ऊपर से 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और रिसेशन तो चल ही रहा था। ठीक है। सत्यम का जो जेन्युइन बिजनेस था वो भी इंपैक्टेड था, एक्चुअल रेवेन्यूज गिर रहे थे। ठीक है। अब झूठ बोलकर छुपाना रेवेन्यूज को और ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था। रियल एस्टेट मार्केट जिसमें राजू ने सत्यम से पैसा निकाल निकाल के डाला था वो भी क्रैश हो गया। एंड राजू ने लोन्स लिए थे यूएस से कंपनी के नाम पर, अब उनको रीपे करना मुश्किल हो रहा था। बेसिकली हाउस ऑफ कार्ड्स अब गिरने वाला था। एंड फाइनली फाइनली वो डेट आई। वो डेट थी 7 जनवरी 2009। 7 जनवरी 2009 को राजू ने एक 5 पेज का लेटर लिखा और अपने बोर्ड को और एक्सचेंज को उसने सब बता दिया, सब सच बता दिया। उस लेटर में उसने डिटेल में बताया कि कैसे 2003 से 2008 तक कंपनीज के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे वो कुक्ड थे, प्रॉफिट्स और असेट को ओवर स्टेट करा गया, फेक एंट्रीज पास करी गई। उन्होंने ये भी लिख दिया कि एक्चुअल कैश बैलेंस 5,000 करोड़ रुपए कम है जो बैलेंस शीट में दिख रहा है। एक्चुअल प्रॉफिट भी बहुत कम है दिखाए गए प्रॉफिट से। बेसिकली कंपनी में खड़ी हुई 94% असेट और कंपनी का 75% रेवेन्यू भी फेक था। राजू ने यह भी क्लेम करा इनिशियली कि बोर्ड और बाकी एग्जीक्यूटिव्स को पता नहीं था इस फ्रॉड के बारे में, मतलब मैं अकेला था। उन्होंने पता है एक लाइन लिखी थी कि इट वॉज लाइक राइडिंग अ टाइगर, और ये बहुत फेमस हुई क्योंकि वो बताता है कि एक बार अगर आपने झूठ की शुरुआत कर दी ना, फिर अगर आप एक बार टाइगर की राइड शुरू कर दी तो आप रोक नहीं सकते उसको। अब अगर आपने सच बोला तो कंपनी गिर जाती, ना बोलता तो झूठ का लोड बढ़ता जाता। उसने बोला कि मेरी अंतरात्मा, मैं सोया नहीं हूं कई रातों से, है ना। और यही होता है एग्जैक्टली। उस समय क्या हुआ, राजू के कन्फेस करते के साथ ही हंगामा मच गया, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा। एंड 9 जनवरी को कंपनी लॉ बोर्ड ने सत्यम के मैनेजमेंट को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया और कंपनी के सारे डायरेक्टर्स को हटाया और 10 नए डायरेक्टर्स
अपॉइंट करने की परमिशन दी। दीपक पारेख सर जो बैंकर थे उस टाइम पर, एंड किरण कार्निक सर जो उस टाइम पर नैस्कॉम के चीफ थे, उनको बोर्ड में डाला गया। ठीक है, राजू और उसके ब्रदर को तुरंत अरेस्ट करा गया। सीएफओ को भी पुलिस ने कस्टडी में लिया। इमेजिन, जस्ट इमेजिन करो ना, एक इतनी बड़ी आईटी कंपनी के फाउंडर को हथकड़ी लगती है एंड पूरे देश में मैसेज गया कि कॉर्पोरेट फ्रॉड के साथ कुछ टाइम तक तो सिर्फ बचा ही जा सकता है ना, सिर्फ कुछ टाइम तक ही बचा जा सकता है। रादर मार्केट का जो रिएक्शन था वो भाई बहुत ही गंदा था। सत्यम का स्टॉक 2008 में 500 रुपए प्लस के पीक पे गया था। न्यूज के बाद ये फॉल होके 11 रुपए 80 पैसे के आसपास आया। मतलब 98% कैपिटल पूरी वाइप आउट हो गई। इन्वेस्टर्स का भरोसा ही हिल गया आईटी सेक्टर पे। वर्ल्ड बैंक जैसे ऑर्गेनाइजेशंस ने सत्यम को 8 साल के लिए बैन कर दिया। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे। ठीक है, इस क्राइसिस के बीच इंडियन गवर्नमेंट ने ये इंश्योर करा कि कहीं कंपनी पूरी तरीके से कोलैप्स ना हो जाए, एंड जल्दी से टेक महिंद्रा के थ्रू इसका रेस्क्यू एक्विजिशन प्लान करा। टेक महिंद्रा ने सत्यम का 31% स्टेक खरीदा ऑक्शन प्रोसेस में। मतलब उन्होंने लोगों को बोला कि अगर आपको सत्यम बेचना है तो आप हमें बेच दीजिए, हम 53 रुपीज पर शेयर में आपसे सत्यम खरीद लेंगे। जबकि उस समय सत्यम की अगर करेक्ट वैल्यूएशन आप देखते हो तो क्लोज टू 150-160 रुपीज के पास आती है। एंड इवेंचुअली फिर 2013 आते आते महिंद्रा सत्यम को पूरी तरीके से टेक महिंद्रा बना दिया गया। पहले महिंद्रा सत्यम नाम था। मतलब सत्यम का नाम ही खत्म कर गया और पूरी की पूरी तरीके से खत्म हो। तो कहानी का एंड तो यही है ना कि सत्यम एज एन इंडिपेंडेंट कंपनी खत्म हो गई। अब वो टेक महिंद्रा के अंदर अपने ऑपरेशंस को सरवाइव कर रही है। राजू और उसके अकम्प्लिस जो थे, जितने भी लोग थे, उनको जेल हुई, वो कन्विक्टेड हुए 2015 में। मेरी बात समझना। अब आपको ये समझना है, ये तो स्टोरी थी सर, ये फ्रॉड की कारीगरी कैसे हुई ये बताओ। अब आप बताओ फाइनेंशियल हेरा फेरी कि हुआ क्या क्या। सबसे पहली चीज, फेक सेल्स एंड इनवॉइसेस। नकली इनवॉइस और क्लाइंट क्रिएट करे गए ताकि रेवेन्यू को बढ़ा के बताया जा सके। फिक्टिशियस प्रोजेक्ट्स लाए गए जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। प्रॉफिट्स को इन्फ्लेट करा गया, एक्सपेंस कम दिखाए। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट जैसे खर्चों को भी फेक दिखा दिया। सोचो आप, उसने बोला कि हमने फिक्स डिपॉजिट करके रखी है, उससे इंटरेस्ट आया, उस फेक इंटरेस्ट ने भी तो कमा बढ़ा दिया ना प्रॉफिट मेरा। फेक कैश एंड बैंक बैलेंस। ठीक है, बनावटी बैंक स्टेटमेंट बनाए ब्रो, फैब्रिकेटेड थे, झूठे एफडी रिसीट्स तैयार करे। ठीक है, ऑडिटर को ये गलत स्टेटमेंट्स दिखाए गए। फेक इंप्लॉइज तैयार कर, 13,000 नकली इंप्लॉइज रिकॉर्ड पे डाले। उनकी सैलरीज कंपनी के कुछ लोग निकाल रहे थे। 20 करोड़ रुपए हर महीना वहां से निकल रहा था। ठीक है, राउंड ट्रिपिंग करी, कंपनीज ने हिडन लोन लिए यूएस बैंक से, अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं दिखाए, उन पैसों से शेल कंपनीज के थ्रू घुमा दिया। ऐसा बोला जाता है कि सत्यम ने 356 कंपनीज यूज करी थी, अपने पैसे को सत्यम से निकाल के रियल एस्टेट में डाल। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस। द रीजन इज, जो सामने वाला बंदा था ना, ही वॉज अ मास्टरमाइंड। क्या होता है ना, जब समझो आप, जब मास्टरमाइंड व्यक्ति जब अपनी वाली पे आता है ना, जब कुछ खराब करने आता है ना, तो फिर वो बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आता है यार। समझ रहे हो आप? तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारे फैक्टर्स थे, नकली इंप्लॉइज थे, नकली डेट थे, ये थी वो थी, इन सब चीजों के कारण बैलेंस शीट का जो फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट दिखा रही थी ना, वो था कुछ और दिख कुछ और रहा था। ग्रोथ जो आ रही थी वो थी कुछ और दिख कुछ और रही थी। ठीक है, अब रामलिंगम राजू को अगर आप देखोगे तो बात वही है कि मैं, आखिरी में तो आदमी आके यही बोलता है ना कि मैंने तो सब कुछ अपने शेयर होल्डर्स के लिए करा। ठीक है सर, हमें इससे क्या सीख मिलती है? ऑडिटर्स ने क्या नेग्लिजेंस करा? ऑडिटर्स के तो बहुत सारे नेग्लिजेंस थे। इसमें तो शायद ऑडिटर का लाइसेंस भी कैंसिल हुआ, जो पार्टनर था उसको जेल भी हुई। कारण क्या होता है? एक बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म।
ऑडिटर्स ने वही नहीं दिखाया, दे फेल्ड टू डिस्प्ले द प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ठीक है, ऑडिट कमेटी का बहुत बड़ा फेलियर था, उन्होंने सुपरविजन ढंग से नहीं करा, काफी सारे लोगों को बैन लगा ब्रो इसके अंदर। ठीक है, बट आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसा स्कैम जब होता है ना, तो आप उस स्कैम होने के बाद कभी उससे बच नहीं सकते। ये बात मैं कंफर्म कर देता हूं आपको। एक बार अगर स्कैम हो गया ना, वो लाइमलाइट में आ गया और आप होल्डर हो उस स्टॉक के, तो आप उससे कभी नहीं बच पाओगे। ये बात फैक्ट है। कैसे बचा जा सकता है? सिर्फ स्कैम के पहले लालच मत करो। जब पता है कि एफिशिएंसी इतनी कमजोर है अपनी, तो प्रॉफिट इतने ज्यादा कैसे आ रहे हैं? क्या होता है ना, कोई चीज अगर टू गुड टू बी ट्रू होती है ना, तो फिर उसके अंदर 100% करिश्मा है ही है। ठीक है, आई होप, देखो क्या होता है ना, मेरा काम आपको फाउंडेशन देना है। आप अगर बोलो सत्यम स्कैम पे बात करनी है, तो बात तो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे भी हो सकती है, लेकिन ओवरऑल पूरा गणित यही बैठा है। समझ रहे हो आप? एंड मैं चाहता हूं कि आपको अगर एक बैकग्राउंड मिला है आज सत्यम का, तो इसके बाद आप खुद पढ़ो ना, बहुत सारी किताबें इसके ऊपर, किताब पढ़ो। अगर आपको एक और स्कैम के बारे में पढ़ना है, तो मैं आपको बताता हूं, वो किताब का नाम है द लर्निंग ट्रैप। प्रदीप साहा सर की बुक है, प्रदीप साहा करके सर हैं, उनकी बुक है। ये बायजूस के ऊपर इन्होंने खोला है पूरा का पूरा। मेरे को पता है दोनों अनरिलेटेड स्कैम है, बट इंटेंट वही है ब्रो। वॉरेन बफेट बोलते हैं कि इफ यू सी वन कॉकरोच, इट इज नॉट ओनली वन। है ना? क्योंकि अगर आपने एक बार एक कॉकरोच देख लिया, तो मान के चलना वो अकेला नहीं। एक रेड फ्लैग दिख गया ना, तो देर इज नो वन रेड फ्लैग कभी भी, देर इज ऑलवेज रेड फ्लैग्स। ठीक है, इसी थॉट के साथ मैं आपको संडे इवनिंग छोड़ता हूं। आई होप आपको आज का सेशन थोड़ा सा छोटा था, बट मजा आया होगा। ये अपनी कोर लर्निंग का पार्ट है। आप मुझे बताओ आप और क्या सीखना चाहते हो, मैं वो लाने की कोशिश करूंगा मेरे टीम के द्वारा। मैं आपसे मिलता हूं जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग। एक मिनट भाई, वीडियो को लाइक कर दो, एक कमेंट छोड़ दो, और सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज। ऐसे क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ।